म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी आसान है, लेकिन यदि म्यूचुअल फंड में सही से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो उतना भी आसान नहीं है जितनी आसानी से मैंने कह दिया कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट आसान है। इन्वेस्टमेंट तो आसान है ही है, आपके जो एप्रिसिएशन होंगे वो शायद कम हो सकते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो उसमें कई सारे सेगमेंट्स हैं। सबसे पहले आपको आपके रिस्क प्रोफाइल या और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसके बेसिस पे आपको सेगमेंट चूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपने लार्ज कैप या मिड कैप कोई सेगमेंट को सिलेक्ट कर लिया, जो भी फैक्टर्स हैं उसको देखते हुए। अब यदि लार्ज कैप सेगमेंट में ही जाएं तो मालूम होगा कि 20-30 म्यूचुअल फंड उसमें पड़े हुए हैं। अब कौन सा शॉर्टलिस्ट करना है, आपको एक म्यूचुअल फंड शॉर्टलिस्ट करना है, ये भी एक समस्या है। तो आपने ये भी अपने एनालिसिस करके या अपने सहयोगियों से सहयोग लेके कोई पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड लार्ज कैप या मिड कैप जो भी सेगमेंट आपने शॉर्टलिस्ट किया है उसमें एक म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर लिया है। अब बारी आती है उसमें इन्वेस्टमेंट प्रोसेस स्टार्ट करने की, यानी फॉर्म फिल करने की। तो फॉर्म फिल करने का दो तरीका है, ऑफलाइन या ऑनलाइन, और इन दोनों ही तरीकों में जितने भी इंफॉर्मेशन उस फॉर्म में मांगे जाते हैं उसमें आपको दो जगह चॉइस पूछा जाता है। पहला चॉइस है कि आपका प्लान क्या होगा, डायरेक्ट या रेगुलर। इसमें जो आपको समझ में आए वो करें। हालांकि यदि आप ऑफलाइन कर रहे हैं और आपने सोचा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, आपने फॉर्म जमा करा दिया, तो निश्चित रूप से वो रेगुलर प्लान ही आपका माना जाएगा। बिकॉज वहाँ जो लोग बैठे होते हैं, या तो आरटीए ऑफिस में, एएमसी के ऑफिस में, उन सारे लोगों को एमएफआई नंबर होता है, कोई ना कोई अपना एमएफआई नंबर डाल देता है, वो आपका रेगुलर प्लान हो जाता है। लेकिन यदि यही आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन में यदि आप रेगुलर को क्लिक करेंगे तो आगे उसमें आरआईए नंबर या एमएफआई नंबर मांगता है, और तब आपको समझ में आता है कि ये तो एजेंट वाला इन्वेस्टमेंट है, और उसके बाद आप डायरेक्ट को चूज करते हैं। खैर, ये तो हो गई प्लान की बातें। जिसकी चर्चा आज करनी है मुझे वो है ऑप्शन। दूसरा चॉइस है ऑप्शंस का। ऑप्शंस में दो ऑप्शंस हैं आपके, दो चॉइस हैं आपके, एक ग्रोथ ऑप्शन, एक और IDCW ऑप्शन। रैंडमली जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं बिना ये सोचे समझे कि दोनों का इम्पैक्ट क्या है, दोनों की क्या ज़रूरतें हैं, किस परिस्थिति में कौन सा ऑप्शन को चूज करना चाहिए, ये बिना इसको अवॉइड करते हुए हम कोई एक ऑप्शन को हम चूज कर लेते हैं। आज हम चर्चा करेंगे इसी ग्रोथ और IDCW ऑप्शंस की, और देखेंगे कि ये दोनों ही ऑप्शन किन लोगों के लिए बेहतर है, और हमें परिस्थितियों के हिसाब से ग्रोथ ऑप्शन चूज करना चाहिए या IDCW ऑप्शन। मैं DM झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्सपिन चैनल। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए और इसमें कुछ नई जानकारी मिले तो आप इसको लाइक करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें, और यदि लगे कि इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो आपको पहले से नहीं पता थी, या आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया हो, आप कमेंट बॉक्स में जाके नो लिखें। यदि आपकी रुचि बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट टैक्सेशन में है, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। मैं जो यस और नो मेंशन करने को कहता हूँ, इसका एक ही पर्पस है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं जो वीडियो अपने व्यूअर्स के लिए बनाया करता हूँ, क्या वो हमारे व्यूअर्स के लिए उपयोगी है भी या नहीं है। यदि आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो इसकी अर्निंग दो तरह की हो सकती है। पहली अर्निंग कैपिटल गेन। कैपिटल गेन तब होगा जब उस म्यूचुअल फंड को आप सेल करेंगे, यानी टेक्निकल भाषा में रिडीम करेंगे, तब जो भी फायदा होगा वो कैपिटल गेन के नाम से माना जाएगा। और दूसरा हो सकता है कि टाइम टू टाइम जो डिविडेंड या इंटरेस्ट उस म्यूचुअल फंड में जनरेट हो रहा है वो आपको मिलता रहे। तो जनाब, म्यूचुअल फंड में जो भी अर्निंग होती है उसका यूटिलाइजेशन किस तरह से होता है, इसके बेसिस पे जो इसके ऑप्शंस हैं, ये दो तरह के ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है ग्रोथ ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है IDCW ऑप्शन। ग्रोथ ऑप्शंस में कोई भी डिविडेंड या इंटरेस्ट पे आउट बीच में नहीं होता है। जो भी इंटरेस्ट या अर्निंग जनरेट होता है वो उसी में री इन्वेस्ट हो जाता है। क्योंकि अर्निंग री इन्वेस्ट होता है इसीलिए ये हमेशा ग्रो करते रहता है, और चूंकि ये लंबे समय तक यदि ग्रो करेगा तो इसको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का पूरा फायदा मिलता है। चूंकि ये लंबे समय तक ग्रो करता है इसीलिए इस ऑप्शन को हम ग्रोथ ऑप्शन कहते हैं। और लंबे समय में यदि ग्रोथ ऑप्शन आपने ऑप्ट किया हुआ है तो निश्चित रूप से लार्ज कॉर्पस भी क्रिएट होगा। ये उन लोगों के लिए बेहतर है जो लंबे समय में बड़े कॉर्पस क्रिएट करना चाहते हैं, यानी उन्होंने इस बीच में कोई भी अर्निंग को लिया नहीं, उसी में री इन्वेस्ट करते रहे, और 10-20 सालों के बाद एक बड़ा कॉर्पस क्रिएट हो गया। और चूंकि इसमें कभी अर्निंग
बाहर नहीं आता है, पे आउट नहीं होता है, इसीलिए इस तरह के म्यूचुअल फंड की एनएवी हमेशा बढ़ती रहती है। तो यानी यदि आपने एनएफओ में 10 रुपये में खरीदी थे, हो सकता है कि 10 साल के बाद वो 50 रुपये या 100 रुपये की एनएवी हो जाए इस ऑप्शन में, बिकॉज जो भी इनकम जनरेट हुआ आपको एक पैसे नहीं मिले, उसी में री इन्वेस्टमेंट करते रहे, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा मिलता रहा। दूसरा ऑप्शन है IDCW, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल प्लान। तो जैसे इसके नाम से पता चलता है कि ID इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल, मतलब इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो जो भी अर्निंग इस म्यूचुअल फंड में होगी उसका डिस्ट्रीब्यूशन इन्वेस्टर्स के बीच में हो जाता है। अब ये अर्निंग जो है, हो सकता है पूरे के पूरे अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाए या पार्शियल अर्निंग ही डिस्ट्रीब्यूट हो। तो जिसमें पूरे के पूरे अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, यानी जो भी पैसे कमाए वो कमाई जो है आपको मिल गई, तो इसमें एनएवी जो है स्टैटिक होता है। और दूसरे तरह का जिसमें पार्ट ऑफ द अर्निंग का कुछ हिस्सा आपको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बाकी री इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसमें एनएवी बढ़ती रहती है। लेकिन इसमें जो ग्रोथ होती है एनएवी की, वो ग्रोथ ऑप्शन से कम होती है, बिकॉज ग्रोथ ऑप्शन में सारे की सारी अर्निंग जो है री इन्वेस्टमेंट हो रही थी, और IDCW में अर्निंग का पार्ट ही री इन्वेस्ट हो रहा है और पार्ट जो है पे आउट हो रहा है, इसलिए इसकी एनएवी हमेशा ग्रोथ ऑप्शन के एनएवी से कम होती है। अब यदि इन दोनों ही ऑप्शन को यदि हम कंपेयर करने की कोशिश करें, तो हम देखते हैं कि ग्रोथ ऑप्शन में अर्निंग जो है हमेशा री इन्वेस्टमेंट होता है, अर्निंग या प्रॉफिट जो ही बोलते हैं, और IDCW में या तो फुल्ली या पार्टली वो पे आउट होता है। दूसरा है एनएवी। एनएवी ग्रोथ ऑप्शन की हमेशा बढ़ी होगी। यदि आप कुछ अर्निंग हो रही है 10-20 सालों में 10 रुपये का 10 रुपये नहीं होगा, हमेशा वो अधिक रहेगा। और IDCW में हो सकता है कि 10 का 10 ही रहे या उसमें इंक्रीज हो, लेकिन ये इंक्रीज हमेशा ग्रोथ ऑप्शन से कम होगी। स्टैटिक तब रहेगी जबकि पूरे के पूरे अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और यदि अर्निंग का पोर्शन ही डिस्ट्रीब्यूट होता है तो एनएवी बढ़ी होगी, लेकिन ग्रोथ ऑप्शन से हमेशा कम होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात टैक्सेशन की। टैक्सेशन जो ग्रोथ ऑप्शन में हो, बताया हमने, ग्रोथ ऑप्शन में हमेशा कैपिटल गेन होता है, बिकॉज कि जब आप सेल करेंगे तभी आपको कैपिटल गेन मिलेगा। इसका मतलब यहाँ टैक्स को जो है आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन IDCW में, जिसमें कि फुल्ली या पार्शियली आपका अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट होता है आपके बीच, तो यहाँ आपके बस का कुछ नहीं है। जो भी जब भी आपका इनकम या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा, उस फाइनेंशियल ईयर में जो आपके स्लैब होंगे उस हिसाब से टैक्स आपको देना पड़ेगा। यहाँ आप टैक्स अपने आप से मैनेज नहीं कर सकते। और चौथा कि किसके लिए ये बेहतर है जनाब, जैसे ग्रोथ ऑप्शन उन लोगों के लिए बेहतर है जो चाहते हैं कैपिटल क्रिएट करना, कैपिटल में एप्रिसिएशन करना लंबे समय में। लेकिन उन लोगों के लिए जिनको कि बीच बीच में पैसे चाहिए अपने नीड के हिसाब से, उन लोगों के लिए IDCW ऑप्शन ही बेहतर है। इन सारी चीज़ों को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करेंगे ताकि ये बातें आपको बेहतर ढंग से समझ में आ सके। उदाहरण के तौर पे हमने किसी पर्टिकुलर इक्विटी म्यूचुअल फंड में 20,000 रुपये एनएफओ में लगाए। एनएफओ में लगाए मीन्स उसके यूनिट्स की वैल्यू जो है वो 10 रुपये थी। तो हमें 2,000 यूनिट्स अलॉट हुई। अब यदि आपने ऑप्शन में IDCW ऑप्ट किया हुआ है, तो IDCW के केस में मान लीजिए कि 1 वर्ष के बाद 10 रुपये की एनएवी 15 रुपये की हो गई। इसका मतलब जो कॉर्पस की वैल्यू है आफ्टर 1 ईयर वो 30,000 हो गई। चाहे आप ग्रोथ में लगाए हो और IDCW में लगाए हो, तो 30,000 की वैल्यू उसकी हो गई। अब यदि आपने IDCW ऑप्शन लिया है तो आपने देखा कि 10 एनएवी 10 रुपये से बढ़ के 15 रुपये हो गई, यानी 5 रुपये एनएवी बढ़ गई है। और AMC ने डिसाइड किया कि उस 5 रुपये में से 2 रुपये प्रति यूनिट डिविडेंड के फॉर्म में IDCW ऑप्शन होल्डर वाले को दिया जाए। तो चूंकि आपको 2,000 यूनिट्स अलॉट हुई थी, तो आपको 4,000 रुपये का डिविडेंड मिल जाएगा। चूंकि आपको 2 रुपये प्रति यूनिट्स की डिविडेंड मिली, इसका मतलब जो एनएवी 15 रुपये थी, अब डिविडेंड देने के बाद उस यूनिट्स की एनएवी 13 रुपये हो जाएगी। और कॉर्पस की वैल्यू जो कि 2,000 यूनिट्स हैं, तो 13 गुने 2,000 यानी IDCW के केस में 26,000 आपके कॉर्पस की वैल्यू हो जाएगी। अब यदि आपने ग्रोथ ऑप्शन लिया है तो दोनों में एक ही फ़र्क है कि जो 2 रुपये की डिविडेंड
₹2 प्रति यूनिट की डिविडेंड जो आपको मिली थी, जो ग्रोथ ऑप्शन में वो फुल री इन्वेस्टमेंट होता है, आपको 1 पैसे नहीं मिलते हैं। तो 1 वर्ष के बाद आईसीडब्ल्यू वालों का कॉर्पस जो है वो ₹26,000 और एनएवी ₹13 होगी, जबकि ग्रोथ ऑप्शन में कॉर्पस होगी ₹30,000 और उसकी एनएवी जो होगी यूनिट्स की वो ₹15 होगी। और इसी हिसाब से यदि 10-20 सालों के बाद यदि देखेंगे तो आपके कॉर्पस में और एनएवी में काफ़ी का डिफरेंस हो जाता है। उदाहरण के तौर पे हमने एचडीएफसी मिड कैप फंड का एग्जाम्पल लिया हुआ है कि ये करीब 18 साल इस म्यूचुअल फंड्स को लॉन्च हुए हो गया, और यदि आपने ₹5,000 एक ने ग्रोथ ऑप्शन में और एक ने आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन में इन्वेस्ट किया था, तो आज के दिन में जिसने ग्रोथ ऑप्शन लिया था उसकी एनएवी 192.15 रुपीज़ हो गई और ₹5,000 बढ़ के ₹96,075 हो जाएंगी। जबकि जिसने आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन ऑप्ट किया था, यानी बीच बीच में उनको कुछ डिविडेंड मिलते रहे, उन म्यूचुअल फंड्स की एनएवी ₹52.95 हैं और ₹5,000 आज के दिन में ₹26,475 के कॉर्पस क्रिएट हो जाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि जिन इन्वेस्टर्स को कैपिटल एप्रिशिएट करना है, कॉर्पस क्रिएट करना है, उनको ग्रोथ ऑप्शन यानी 5,000 का ₹96,075 हो गए 18 वर्षों के आसपास ग्रोथ ऑप्शन में, लेकिन वही आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन में 26,000 के आसपास ही बने। तो ग्रोथ ऑप्शन उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि कैपिटल लंबे समय में कॉर्पस क्रिएट हो जाए, और डिविडेंड आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन उन लोगों के लिए जिनको बीच बीच में पीरियोडिक इनकम की ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज होने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई म्यूचुअल फंड एडवाइज़र नहीं हूँ, ना ही म्यूचुअल फंड कंसल्टेंट हूँ। मेरे पास एमएफआई का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, मैंने सेबी के कोई एग्ज़ाम पास नहीं किए हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन मेरे म्यूचुअल फंड के कोई क्लासेस नहीं चला करते हैं। हो सकता है क्योंकि हमारे लेक्चर कई प्लेटफॉर्म्स पे होते हैं, तो कभी लेक्चर के दौरान मैंने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की चर्चा की हो। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब इस विषय पर कभी भी आप निर्णय लें तो जिन बातों की चर्चा हमने यहाँ की है उन बातों को यदि ध्यान में रख कर डिसीजन लेंगे तो निश्चित रूप से आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे। थैंक यू।